आपका किधर गया? आपका घूम जाता, ये रहे यही थे अपने। टायर बहुत सारे बनाए थे अपन ने। यही थे ना। चलो, शुरू करें क्या? ओके जी। आज क्या मंडे ट्यूसडे आज? हाँ, थर्सडे है क्या? अरे 2 दिन पहले नहीं यार, मेरे को क्या है कि मैं सोचा था सैटरडे को छुट्टी लेके अपन। पार्टी नहीं, मेरे को डॉक्टर को दिखाना है। मेरे को अभी खाने पीने पे बहुत सारे प्रतिबंध चल रहे हैं खाने पीने को लेकर। पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ये कहाँ से आ गया? अच्छा। अच्छा, अगर अपन संडे को चाहें कि अपन थोड़ा एक्स्ट्रा बैठ जाएं तो अपन तैयार है क्या? क्या आने वाले हैं? इकोनॉमिक्स के लिए? अरे हाँ। नहीं, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ो आप। अरे कहाँ गया? शुरू करें भाई, आवाज आ रही है? जय हिंद। अरे वाह, बनारस क्लॉस क्लासेस। अब बजे 9:30। चलो, तो शुरू किया जाए। कितने लोग? ये पहला दिन है, एक आपका है। लेकिन आप अभी तक रेगुलर हैं उस पे, टीवी पे ऑनलाइन देख रहे हैं। और तुम भी पहला दिन है, लेकिन अभी तक सारा कवर कर रहे हो। चलो बढ़िया। आवाज आ रही है जी आप लोग को? आरटी, शिफा, वनारसी, भाग्यश्री, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। चलिए, हम लोग अंत में हमने जाते जाते कुछ ये पढ़ा था, सुना था। बेरर क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ध्यान से सुनना यार, चल नहीं सकते हैं, चलते ही खत्म हो जाते हैं। यहां तक भी नहीं आ सकते। ऊपर वाली क्लास अच्छी है, उसमें बहुत घूम सकते हैं ना। तो आ गई? अरे वाह। और 2 मिनट वेट कर लें या चालू करें? चलो जी। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 6 प्रकार के यहाँ पे बताए गए हैं, और आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बताओ बच्चों बताओ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन या टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। आप बोलोगे 6 प्रकार के होता है। फिर वो पूछेगा बताओ कौन कौन से, तो आप बोलोगे बेरर होता है, ऑर्डर होता है, इनकोएट होता है, एम्बिगेंस होता है, इनलैंड होता है, फॉरेन फॉरेन होता है। दो दो लाइन सब में लिख दी, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यस। बेरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इसके ऊपर हम छू तो चुके हैं, इसको हम हल्का सा छू चुके हैं। बैठ ही जाता हूँ फिर यार, चल ही नहीं पा रहे हैं तो। पर बैठे में मजा नहीं आता ना। हाँ, आदत नहीं है। हाँ, खड़े रहने की आदत। बैठते ना तो जोश ठंडा हो जाता है, और खड़े रहते हैं तो जोश रहता है एकदम, लाइक। हाँ, बैठते तो ऐसा लगता है बैठे बैठे इधर का पेज यहाँ खोल दो, ऐसे दिखा दो। खड़े रहते हैं तो चल भाई, ऐसे पूरी नौटंकी करने को मिलती है ना उससे। जितना बॉडी लैंग्वेज होता है उतना चीजें समझ में ज्यादा अच्छे आता है, ऐसा मेरे को लगता है। चलिए, बेरर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हम लोग चर्चा किए थे। बेरर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हम लोग चर्चा किए थे कि साहब, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पेबल टू बेरर, मतलब जो उसका होल्डर होता है वही उसका मालिक होता है। और इसमें अपन ने एग्जांपल लिया था करेंसी नोट का, तो सबसे अच्छा एग्जांपल था करेंसी नोट। 500 का नोट, 50 का नोट, किसी का 500 का नोट मैंने उठा लिया था,
ठीक है, लोग बड़े ऐसे ऐश से बैठे हैं, एकदम फैल के, ऐसे फैल के बैठे, हाथ में माला भी बांध लो और मेरे ऊपर नोट उड़ाना और मैं आपको नाच के दिखाऊंगा। बड़े आराम, मतलब ऐसे बैठे एकदम यूं, शुरू किया जाए तो, और ऐसे गुलाब की खुशबू लो, वाह, मतलब ऐश देखो, ऐश, ऐश देखो। चलो, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, अब दिल को सुकून आया है कि तुम आ चुके हो। बेरर इंस्ट्रूमेंट ऐसा कि जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट उसका मालिक वो, जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट उसका मालिक वो। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसपे किसी का नाम लिखा होता है। तो हमने दोनों तरह के उदाहरण देखे थे, हमने दोनों तरह के उदाहरण देखे थे। बेरर में हमने करेंसी नोट की बात की थी, हमने पिक्चर की टिकट की बात की थी, या फिर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो एंडोर्स कर दिया लेकिन ब्लैंक किया। ब्लैंक चेक अगर मैंने आपको दे दिया तो आप किसी को भी दे सकते हो, अगर मैंने चेक के ऊपर नाम नहीं लिखा है। एंडोर्समेंट इन ब्लैंक एंड एंडोर्समेंट इन फुल, ऐसे करके हमने डिस्कस किया था। वो इन ब्लैंक और फुल पढ़ने के क्यों पढ़ा था हमने, ताकि हम ये जान पाए कि आगे बेरर और ऑर्डर आएगा तो उसके ऊपर हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अच्छा, किसी बच्चे का कहना था कि स्पीड बहुत ज्यादा स्लो चल रही है साहब, कोर्स कब खत्म होगा? तो भाई स्पीड ऐसी ही चलेगी इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में स्पीड ऐसी चलेगी, मुझे नहीं लग रहा कि बहुत स्लो है, इट्स मॉडरेट एवरेज स्पीड है, जितने में समझ आ जाए। क्योंकि स्पीड तेज करने में क्या है कि मेरे हाथ में है, मैं इसे 3 दिन में भी खत्म कर सकता हूँ, और शायद 6 दिन भी। तो मैं 6 दिन की तरफ प्रेफरेबल चल रहा हूँ कि यार एक बार अच्छे से हो गई ना चीज, तो उसके बाद देखो ऐसे ही ना, एक मैराथन हुआ था कुछ समय पहले, सीए फाउंडेशन का ही था, हाँ आप ही लोग का था। तो उस फाउंडेशन में मुझे 3 चैप्टर्स, 2 चैप्टर्स लेने थे, साथ में बीसीआर लेना था। आपको बहुत अच्छा जीवंत उदाहरण दे रहा हूं मैं। उसमें ऐसा था कि यार एक दिन में तो कंपनी लॉ और ये एलएलपी खत्म कर दो और दूसरे दिन में बीसीआर खत्म कर दो। तो ऐसा था, जब मैंने डिस्कशन स्टार्ट किया क्लास के दौरान तो मेरे को समझ में आया कि यार खत्म करूंगा तो खत्म हो जाएगा, पर खत्म नहीं हो पाएगा। तो मुझे 1.25 दिन लगा, यानी कि एक दिन पूरा मैंने कंपनी लॉ लिया, और अगले दिन के भी शायद 1-1.5 घंटा मैंने कंपनी लॉ लिया। उसको, वो मैराथन का मतलब ये होता है यार कि 2.5 घंटे में खत्म करो, मेरे को 5.5 से 6 घंटे लगा सिर्फ कंपनी लॉ में। लेकिन जब वो 5.5 से 6 घंटे मैंने क्लास में दिए ना, तो घर पे जाने के बाद सिर्फ 1 घंटा लगा बच्चे को उसे रिवाइज करने में, शायद आप में से कुछ लोग थे उसमें। अगर मैं 2.5 घंटे लेता तो 5 घंटे आपको घर पे देने पड़ते, क्योंकि अब आपको मेहनत करनी पड़ती, किसी एक को तो करनी है। तो अगर मैं यहां पर 5 से 6 दिन इस चैप्टर पे लेता हूं, तो आपको शायद 2 दिन में आप रिवाइज करके फेंक दोगे। क्यों? क्योंकि अपन बहुत अच्छे से ले रहे हैं एक एक चीज। लेकिन अगर यही मैं 4 दिन में करूंगा तो अच्छे से अब आपको लेना पड़ेगा घर जाके। तो अब आपके सामने ऑप्शन है कि इधर लेना है कि घर जाके, और ये ऑप्शन मैं आपके हाथ में दूंगा नहीं, क्योंकि रिजल्ट वैसे ही खराब हो चुका है। वो पिक्चर में हीरो सिर्फ एक होता है, और ये पिक्चर हमारी है, तो चलेगी किसकी? हमारी चलेगी। ठीक है, हम लोग स्पीड बनाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। ओल्ड पोर्शन, कॉन्ट्रैक्ट न्यू पोर्शन में स्पीड मॉडरेट हो जाएगी, जैसे इसका है। उसके बाद कंपनीज एक्ट में हम स्पीड बढ़ाएंगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हम स्पीड बढ़ाएंगे, पार्टनरशिप में हम स्पीड बढ़ाएंगे, एलएलपी में अगेन स्पीड हम थोड़ी सी मॉडरेट कर देंगे, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट चैप्टर है। तो अपन को कोशिश ये नहीं करनी है कि कोर्स खत्म करना है, अपन को कोशिश ये करनी है कि कोर्स अच्छे से खत्म करना है, ताकि यहां से जाने के बाद घर पे जाकर ये ना हो कि यार इस पे फिर से मेहनत करनी है, इसको तैयार करना है, बस ऐसा ऐसा फील होना चाहिए। यस, क्योंकि आपने आना ही है, मेरे ख्याल से मैं फेब एंड तक आई गेस खत्म कर दूंगा। फरवरी एंड में कितना समय बाकी है? 15 दिन है अपने पास, 10 दिन है अपने पास, कितने हैं? 10-12 दिन। आज कितनी तारीख हो गई है? 14, 15, 16 से 28, 16, 17, 18, 10, 28, 13 दिन बाकी है। आराम से फरवरी एंड तक हो जाएगा, नहीं तो 5 मार्च पकड़ लो, इससे ज्यादा क्या ही जाएगा। और आपने बाकी सब्जेक्ट के लिए ऑन एन एवरेज 10 मार्च तक तो आना ही है। अरे आना है नहीं आना?
अटेम्प्ट तो आपकी जून में है, तो जल्दी करके करना क्या है। वेले बैठोगे, वेला जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है, तो आप उल्टे सीधे कर्म कांड करोगे, इससे अच्छा है ना इधर ही आते रहो, इधर आराम से हम चिड़िया उड़ खेल रहे खेलते रहो। चलो, तो भाई जिसने कल कहा था कि भाई बहुत स्लो चल रहा है, तो यार ऑप्शन है कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो, तो फास्ट हो जाएगा कोर्स, है ना। चलिए, चलिए, बेयर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, मैं मान के चलूं, मैं लिखवाऊंगा अभी आपको इसके बारे में सब कुछ, लेकिन मैं मान के चलूं कि अंडरस्टैंडिंग तो ओके है कि बेयर ऑर्डर क्या होता है। अरे हाँ या हाँ, किसी एक बंदे को भी डाउट है तो बताओ, अपन बात करेंगे। तेरा नाम क्या है? कुमार, मिस्टर देवकर, शिवम। तो ऑर्डर और बेयरर इंस्ट्रूमेंट समझते हो क्या होता है? ऑर्डर मतलब वो, और बेयरर मतलब वही, तो सही है इनका जवाब। अरे हाँ या हाँ, अरे ऑर्डर वही तो होता है, और बेयरर वही, बिल्कुल सही है। ओके, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, बहुत अच्छे। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो भारत में लिखा गया, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो भारत में लिखा गया, किसी भारतीय रेसिडेंट पर लिखा गया, उसे क्या कहेंगे? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। पहली बात। दूसरी बात, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो भारत में लिखा गया, लिखा किसी पर भी गया हो, लेकिन उसकी पेमेंट भारत में होनी है, तो भी वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। हाँ, फिर से सुनो, 3 बार में आएगा, 3 बार में आएगा। पहली नजर में प्यार होता है, दूसरी नजर में समझ आता है कि ये क्या हो गया। तो आप समझो कि अभी आपको समझना है कि ये क्या हो गया, अभी देख रहा हूं। हाँ, चलो सुनना। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो भारत में लिखा गया है, सबसे प्री कंडीशन उसकी क्या है? लिखा भारत में जाना चाहिए। अगर भारत के बाहर लिखा है तो दिमाग ही नहीं लगाना, वो क्या हो जाएगा? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। अरे इंस्ट्रूमेंट दो तरह के यहां पे बताया है, या तो इनलैंड होगा या फिर फॉरेन होगा। अगर भारत में लिखा गया है तो अब आगे देखना है। भारत में लिखा गया है, हाँ भारत में लिखा गया है। अच्छा ये बताओ लिखा किस पर है? रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे लिखा है। अच्छा अच्छा, फिर इनलैंड नहीं, रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे नहीं लिखा है, ये लिखा किसी पे भी है, लेकिन अच्छा फिर बताओ पेमेंट कहां है? पेमेंट भारत में हो रही है, तो भी इनलैंड। यानी कि इसमें पहली कंडीशन के साथ दो और कंडीशन है, दोनों में से कोई भी एक फुलफिल हो जाए, और अगर ये फुलफिल हो जाती है तो फिर इसे क्या कहेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट एक इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। यानी कि लिखा भारत के बाहर गया है, पिक्चर ही खत्म हो गई। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सिंगापुर में बैठकर लिखा गया है, तो अब वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। आगे की कहानी देखने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर है? यस, क्लियर है क्या? क्वेश्चन पूछू क्या? ओके, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, बात चली है, पता चला है। एक प्रोमिसरी नोट है जी। अब प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट क्या होता है? अंडरटेकिंग टू पे। सर इको ही क्लास कब से चलेगी? तेरी इको ही नहीं खत्म होती है। इको की क्लास संडे को होगी, मेगा लेक्चर है 4-5 घंटे का। ऐसा है? हाँ, मेगा लेक्चर होगा जी। कोमल साहू, सर पेमेंट भी इम्पोर्टेंट है क्या इंडिया में? हाँ, पेमेंट किधर भी कर दो, अकाउंट नंबर भेज देंगे आपको। राइटिंग प्रैक्टिस का बताओ ना सर प्लीज, बहुत जल्द बताया जाएगा आपको। आपकी सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा इस चैप्टर खत्म, ये चैप्टर खत्म होने के बाद। इको की क्लास कब से चलेगी? इको की क्लास बताया किसी ने आपको? संडे को होगी मेगा, मेगा ऑक्शन नहीं, मेगा सेल, मेगा लेक्चर, 4 से 5 घंटे का। चलो हम अभी इधर आते हैं। एक प्रोमिसरी नोट मिस्टर बी ने लिखा, लिखा कोलकाता में, लिखा कोलकाता में, और पेबल है, अरे चल क्यों नहीं रहा, पेबल है मुंबई में।
तो बताओ बच्चों, बताओ ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है कि फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार, ये कोई क्वेश्चन है क्या यार? बदतमीज लोग हैं। अच्छा सोचो, एक डॉक्यूमेंट है, लिखा बनारस में है, ड्रॉन कहाँ किया गया? बनारस में बैठकर लिखा गया है। लिखा किसके ऊपर गया है? जोधपुर का एक बंदा है, लेकिन अभी वो कहाँ है? सिंगापुर में है। एक डॉक्यूमेंट बनारस में बैठ के लिखा गया, लिखा है कोई बंदा अभी कहाँ बैठा हुआ है? सिंगापुर में लिखा बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? सिंगापुर में। और वो सिंगापुर से एक्सेप्ट करके वापस भेज रहा है, लेकिन वो रहने वाला कहाँ का है? जोधपुर का है। समझे क्या? भाई एक कागज है, ए ने बी को लिखा कि भाई 3 महीने में मेरे 50,000 रुपए दो, तो उसके घर पे गया, तो उसके घर पे पता चला वो तो सिंगापुर गया हुआ है। तो उन्होंने बोला यार सिंगापुर गया है, ऐसे मजा ही नहीं आएगा, मेरे को तो कागज एक्सेप्ट करवाना है। तो कागज वहां भेजा, वहां से उसने एक्सेप्ट करके दिया। तो एक्सेप्टेंस कहाँ पे मिली है? सिंगापुर में, देश के बाहर मिली है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा कि फॉरेन? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होगा कि इनलैंड? आप क्या दूसरा वाला बोलते हो क्या? मैंने पूछा इनलैंड होगा कि फॉरेन, आपने बोला फॉरेन। फॉरेन होगा कि इनलैंड? इनलैंड। अरे इनलैंड होगा कि फॉरेन? दोनों में से क्या होगा? इनलैंड। क्यों? लिखा भारत में गया है, और दो शर्त है, पेमेंट, पेमेंट भारत में ही हो रही है, तो फिर इसको क्या कहेंगे? अरे आप ये देखो ना, रेसिडेंट है, अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है ना, यहाँ पे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा ना। यस। अरे हाँ यहाँ। चलो, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जी। एक बंदा जो आगरा का रहने वाला है, एक बंदा कहाँ का है जी? आगरा का। जाओ चाहे दिल्ली, मुंबई, आगरा, कहीं ना मिलेगा ऐसा घाघरा। हाँ जी, हाँ जी, ये वही वाला है, आगरा वाला। आगरा की पता है क्या मशहूर है? ताजमहल तो है, कुछ चीज, चप्पल बड़ी मशहूर है, चप्पल। अरे वो कहाँ गया? चप्पल नहीं रहे। आज ऐसी बंद है क्या? तो क्या, अच्छा बंद किए हो? ओके, चलिए। तो आगरा, आगरा का एक बंदा है, मिस्टर ए। मिस्टर ए कहाँ का है? आगरा का है। उसने क्या किया जी? उससे एक डॉक्यूमेंट लिखा है बी पर। इसकी पेमेंट भी कहां पर होनी है? दिल्ली में होनी है। अब मान लो कि बी जो है वो नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है। तो अब आप बताएं मुझे कि ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा कि फॉरेन? नॉन रेसिडेंट पर लिखा है, तो ये इनलैंड होगा कि फॉरेन होगा? इनलैंड होगा। देवकर जी। यस। आदित्य, ऋतिक, इनलैंड है पक्का? अच्छा, तो अब कह रहे हो इतना तो इनलैंड ही होगा यार। इनलैंड होने के लिए क्या प्री कंडीशन है? सबसे मेन बात क्या है कि लिखा किधर है? कि भारत में लिखा है। अच्छा, अब ये देखो कि रेसिडेंट पर लिखा है तो भी इनलैंड, और रेसिडेंट पे नहीं लिखा, किसी पे भी लिखा है लेकिन भारत में अगर उसकी पेमेंट होनी है तो भी इनलैंड। क्लियर है? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो उस सूरत में क्या होगा? वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। बस इतना पिन पॉइंट पकड़ के चलोगे तो टेक्निकल क्वेश्चन अगर आता है तो कर पाएंगे। यस। मैं आपको भी लिखवा दूंगा, इसकी प्री कंडीशन सब लिखवा दूंगा। बट समझ आ रही है क्या? बहुत अच्छी बात है। यार इतने मैसेज क्यों कर रहे हैं? समझ नहीं आ रहा है। चलो, हाँ कुछ ऐसी बातें है कि भाई, चलो क्लियर है क्या? अरे हाँ यहाँ, अभी
A resident of Mumbai पेबल इन लंदन। अगर मान लो ए ने बी के ऊपर डॉक्यूमेंट लिखा, ए ने बी के ऊपर डॉक्यूमेंट लिखा और पेमेंट उसकी लंदन में होनी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखा किधर है ये देखो कि ए ने बी पे लिखा है साहब दिल्ली में, अच्छा दिल्ली में लिखा है, एक कंडीशन तो हो गई। अब दूसरी कंडीशन, बी किधर का बंदा है? सर बी इंडिया का ही है, रेजिडेंट है क्या? हाँ। हाँ तो पेमेंट किधर भी हो, क्लियर है? अरे हाँ या हाँ भाई, आपको बेसिक सबसे पहली चीज, लिखा किधर बैठ के है कि भारत में बैठ के लिखा है, चलो ये तो बात हो गई। अब लिखा किस पर है साहब? रेसिडेंट पे लिखा है, तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। फिर पेमेंट पे दिमाग नहीं लगाएंगे। अगर पेमेंट भी भारत में हो रहा है बात अलग है, लेकिन अगर रेसिडेंट पे लिखा है तो आगे दिमाग नहीं लगाना। और उसके बाद कि नहीं नहीं साहब रेसिडेंट पे नहीं लिखा है, कोई बाहर का बंदा है, अच्छा ठीक है बाहर का बंदा है, ठीक है चलेगा। पेमेंट किधर हो रही है? सर पेमेंट भी बाहर हो रही है, भाई फिर ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाएगा। क्लियर है क्या? यस, ओके। तो एंड नेक्स्ट इज, इसके अलावा फिर ये इनलैंड फॉरेन इज ओके। तेरा रोज का है भाई। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, इनकोएट के आगे आपने ब्रैकेट में लिखा क्या? इनकम्प्लीट। कल शायद मैंने बताया था क्या? इनकोएट का मतलब होता है इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, और इनकम्प्लीट का मतलब होता है जो कंप्लीट नहीं किया गया। इसमें इसमें एक टेक्निकल चीज समझना। इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट जो होता है, एक क्वेश्चन है किसी का, जवाब आपको देना है। किसी का क्वेश्चन है कि सर अगर लिखा इंडिया में हो और पेमेंट फॉरेन कंट्री में हो तो तो क्वेश्चन है लिखा किस पर है? अरे लिखा भारत में है और पेमेंट फॉरेन में हो रहा है, कोई चक्कर नहीं है। आप ये देखो कि लिखा किस पर है भाई। अगर लिखा रेसिडेंट पर है तब तो बात खत्म हो जाती है उधर ही कि भाई इनलैंड है। अब लिखा भी बाहर का ही है तो यार फिर दिमाग लगाना बंद कर दो अब, ठीक है? क्योंकि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में जो कहा है उसके बाहर जो भी होगा वो फॉरेन में होगा। क्योंकि फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में क्या कहा है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट, मैं ही खड़ा हो जाता हूं, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। तो अपन को बस ये तय करना है कि इनलैंड है कि नहीं, अपने आप सामने खड़ा हो जाएगा फॉरेन। यस है, ओके जी। इन ओके भाई, क्या नाम था आपका? अच्छा बहन कोमल साहू, ये अपनी कोमल है क्या? ओके ओके। हाँ ये घर पे बैठ के मजे ले रही है। मान्या, देन वी नीड टू नो इफ ही इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया देन इनलैंड। यस, यू नीड टू नो। किसी का कहना है तो इसका मतलब हमें पता लगाना पड़ेगा कि वो रेसिडेंट है ना। क्या जरूरत है, ये देख लो। बहन क्लास में आ जाओ, पिंकी तुम क्लास में हो, ओके। पहला आप ये देख लो कि पेमेंट इंडिया में हो रही है, हाँ जी पेमेंट इंडिया में हो रही है, फिर रेसिडेंट है, खड्डे में जाए यार, अपने क्या लेना। अरे हाँ यहाँ, लेकिन अगर पेमेंट भी बाहर हो रही है फिर तो आपको देखना पड़ेगा, उसको चुनना पड़ेगा, और तू कौन भाई, तू है कौन, कहाँ का है? रेसिडेंट है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए अलग से कुछ कंडीशंस होती हैं जो कंडीशंस आपके सिलेबस में नहीं है। जब आप थोड़े और बड़े हो जाओगे, थोड़े और बड़े कैसे होते हैं, गमले में खड़े होना, पापा पानी डालेंगे, आप और बड़े हो जाओगे तो आप ठीक है, तो जब और बड़े हो जाओगे तो इनकम टैक्स भरने आओगे, इनकम टैक्स भरने आओगे तो फिर वहां पता चलेगा ओ रेसिडेंशियल स्टेटस। वैसे हर जगह अलग अलग होता है, लेकिन हाँ एक बेसिक डेफिनेशन वहीं से आपको समझ में आएगी कि कोई चीज होती है। इनकोएट इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। कुछ थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है, प्लीज आप किसी तरह का कोई सवाल जो है अभी, रेसिडेंट है तो इनलैंड अदरवाइज फॉरेन, इनकोएट इनकम्प्लीट कैसे होता है सर? अरे बहन रुक तो, अभी आ रहा है। इनकम्प्लीट, इनकोएट या इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको एक चेक लिख के दिया और वो चेक ब्लैंक है। अरे मैंने आपको एक चेक लिख के दिया और वो चेक कैसा है? ब्लैंक है, उसके अंदर कुछ नहीं लिखा है। कुछ नहीं लिखा है मतलब मैंने सिग्नेचर बस कर दिया है और फिगर नहीं लिखी है। सोचो मैंने आपका नाम भी लिख दिया, मैंने आपका नाम लिख दिया, आपका नाम है कि भाई मैं आदित्य गो, यहाँ पे लिखा आदित्य,
आदित्य कदम, आदित्य कुमार, जो भी सरनेम है इनका, मैंने आदित्य लिखा टू मिस्टर आदित्य, बहुत अच्छी बात है। कितना? सम ऑफ रुपीज, मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया। उसके बाद नीचे एक ब्लॉक बॉक्स होता है जिसके अंदर फिगर लिखनी होती है, ये भी मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। मैंने बोला तू तेरे हिसाब से फिगर लिख लेना। अब आदित्य क्या करेगा? आदित्य इसके अंदर फिगर भर लेगा। हाँ, अब मैं कर रहा हूँ, रुको। बढ़िया, ये इसकी आदित्य की वकील यहीं बैठी थी, मैं भूल गया तो तो मैं चेक दे रहा था इसको, गाली को दे साइन करके दे। हाँ, ये साइन हो गया, अभी अभी बराबर है क्या वकील साहब? ओके। तो साइन करके मैंने जो चेक इनको दे दिया, उसके ऊपर फिगर नहीं भरी। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्या होता है कि कुछ कुछ ट्रेड में ऐसा होता है कि अभी भाव तय नहीं हुआ, भाव बाजार के हिसाब से तय होगा। तो मैंने इनको बोला कि यार मुझे 100 क्वांटिटी ये पर्टिकुलर माल चाहिए, 100 टन चाहिए, 100 किलो चाहिए, वट एवर, जिस भी तरह से वो माल का डिलीवरी होता है। मैंने इनको बोला कि 10 तारीख को चाहिए। इन्होंने बोला यार 10 तारीख को क्या मालूम क्या भाव रहेगा, क्योंकि भाव बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। तो मैंने कहा एक काम करो, जो भी भाव रहेगा मुझे माल तो चाहिए ही एनी हाउ, किसी भी कीमत पर तो नहीं, लेकिन किसी भी रेट जो भी बाजार में चल रही होगी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो अब मैंने बोला कितने पैसे दे दूं? इससे बोला नहीं सर, भाव तय होगा फिर देखेंगे। नहीं, एक काम करो, आप ये चेक ले लो, भाव जो तय होगा उस हिसाब से आप फिगर इसमें डाल देना और आप अपना पैसा ले लेना। आदित्य ने बोला हो। आदित्य ने बोला ठीक है। तो मैंने इन्हें ब्लैंक चेक दे दिया। ब्लैंक चेक का मतलब क्या होता है, जो हम लोग आम जबान में समझते हैं, ब्लैंक मतलब जिसमें फिगर नहीं लिखी होती है। अरे बात समझ में आ रही है? अगर मैंने आदित्य का नाम ना लिखा होता तो ये ऐसा इनकम्प्लीट होता जो बेरर इंस्ट्रूमेंट हो जाता। लेकिन नाम तो लिखा है मैंने, लेकिन कुछ और बाकी है। तो कुछ और में क्या बाकी है? फिगर बाकी है। तो ये फिगर मैंने इनको जो है यहां पर ब्लैंक छोड़ दी है। तो अब इसमें आदित्य ने, अच्छा अब सोचो आदित्य ने क्या किया। आदित्य बड़ा चालाक आदमी है। आदित्य ने इसमें भरा, आदित्य का बनता था 92,000, यानी कि आदित्य इज ऑथोराइज्ड टू फिल दिस अमाउंट ओनली। आदित्य को ऑथोराइज कितनी रकम भरने के लिए किया गया है? जितना तेरा हिसाब बनता है। तो हिसाब बनता था 92,000 रुपीज का, लेकिन आदित्य ने कितना किया? आदित्य को पैसों की जरूरत थी। आदित्य ने क्या किया? ब्लैंक चेक पड़ा है, 2 लाख रुपए भर दिए। कितने भर दिए? 2 लाख, ब्लैंक है। अब ये बैंक में गए, आपको हाथ खड़े करके जवाब देना है, जवाब दे के नहीं हाथ खड़ा करना, ठीक है? आपसे सवाल पूछा जाएगा। ये 2 लाख रुपए इन्होंने उसके अंदर फिल कर दिए। तो अब सवाल मेरा यह है कि ये 2 लाख रुपए क्या ये बैंक से वसूल कर सकते हैं? सवाल सिर्फ हाथ खड़ा करना है आपको, आपको आंसर नहीं करना है। जो आंसर करने की चाहत रखता है वो सिर्फ हाथ खड़ा करे, और जवाब सिर्फ आपका यस या नो में होगा। क्या 2 लाख रुपए ये बैंक से ले सकते हैं आदित्य? यस और नो? यस हर्षदा, यस। ओके, और कौन है? यस, 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 यस। मिस चिंगम, चिंगम गर्ल, यस। हाँ, ले सकते हैं। अरे ब्लैंक चेक है यार। अच्छा, अब जैसे ही 2 लाख रुपए ये खाते से निकालेंगे तो इनके खाते में जाएंगे। तो मेरे जैसे ही इनके खाते में 2 लाख रुपए गए, मेरे पास पिंग करके मैसेज आएगा, और उसमें मैसेज आएगा आपकी जमा राशि से 2 लाख रुपए कट गए, बधाइयां। बाकी तेरी बधाइयों की, 2 लाख कैसे ले गया भाई? अब मैं आदित्य के पास गया कि आदित्य, आदित्य दिस इज रॉन्ग। आदित्य ने बोला इश्क और जंग में सब जायज है। मैंने कहा ना, ना इश्क है ना जंग है, ये तो व्यापार है, और व्यापार में तो सब कुछ जेन्युइन होना चाहिए, अदरवाइज कानून बैठा है। इससे बोला आपकी गलती है, मेरे पास चेक था, मैंने साइन था। मैंने कहा मेरी गलती नहीं है, मैं तुझे कितना ऑथराइज किया था कि जितना बनता था। बनता कितना था? 92,000। चल मेरे 1,08,000 रुपए मुझे वापस कर। अरे कितना एक्स्ट्रा ले गई है? 2 लाख में से 92,000 घटाते हैं, 1,08,000। ये एक्सेस फंड्स इन्होंने ड्रॉ कर लिए है।
अरे ये एक्स्ट्रा पैसा इन्होंने ले लिया है 1,08,000 रुपए का, तो ये 1,08,000 रुपए जो है ये मुझे वापस देंगे? यस। मैं इन पे सूट फाइल करके 1,08,000 ले सकता हूं, हाँ या नहीं? दिस इज द क्वेश्चन। नो। बिल दिया होगा 92,000 का और दिल दिया होगा, तो अगर क्वेश्चन में क्लियर है कि देखो, अगर ये क्वेश्चन कह रहा है कि उसका बनता था 92,000, इसका मतलब कागज है तभी कह रहा है। अरे हाँ या हाँ? 92,000 हमें कैसे पता चला? हमने कागज देखे होंगे तो इधर लिखा है। बात समझ में आ रही है? देखो इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन में जितना लिखा है ना उसी से समझना है भाई। क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर में अपन क्वेश्चन हाथ में लेंगे, आदित्य ध्यान से सुनना, और उसमें लिखा है कि 92,000 का ऐसा था, तो क्वेश्चन पेपर से पूछो ए बिल दिया क्या? ए बोलना, बोलता का कौन नहीं? वो नहीं बोलेगा, वो बोलेगा जितना ही ये तेरे को समझ के लिखना है। अभी बताओ ये 92,000 अगर लिखा है तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि बिल है, हिसाब हुआ है तभी लिखा है। अरे हाँ या हाँ? तो अब 92,000 है, 1,08,000 रुपए क्या वसूल कर सकता है या नहीं? आप तो मना कर रहे थे अभी। वो आपके सामने, और पता कैसे चलता है? जब मतलब आसमान फटता है, भूचाल आता है, तेज हवाएं चलती है, पत्ते हवा में उड़ते हैं, ऐसे नहीं होता, ऐसे ही बदल जाता है, लिखा होता है बस। बराबर है? चलो, तो ये 1,08,000 रुपए जो है ये वसूल कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहां तक क्लियर है क्या? लेकिन ये चेक दिया था ए ने बी को, नाम लिखा था क्या मैंने ऊपर? कुछ नहीं, अच्छा आदित्य को दिया था। मिस्टर एक्स ने ये चेक दिया था आदित्य को। आदि ने पढ़ा हुआ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमारी क्लास में, तो आदित्य को इतना तो पता है कि यार मेरे पीछे पड़ जाएगा 1,08,000 रुपए एक्स्ट्रा, मैं काम करता हूं। आदित्य को पेमेंट करना था किसका? मिस्टर देवकर का। आदित्य ने मिस्टर देवकर को बोला कि तुम्हारे कितने पैसे देने, तो मिस्टर देवकर ने बोला 2,21,000 रुपए। कितना? 2,21,000, 21,000। तो इससे बोला 2 लाख का तो चेक ले लो और 21,000 कैश ले लो। तो मिस्टर देवकर ने बोला ठीक है यार, एक मुश्त पेमेंट हो गया। एक मुश्त मतलब वन शॉट पेमेंट, क्या बोलते हैं इधर? एक मुश्त ही बोलते हैं, एक मुट्ठी पेमेंट क्या बोलते हैं? एक मुट्ठी, वन शॉट, है ना, लमसम। तो लमसम इनको पूरा 2,21,000 रुपए दे दिया, ये भी खुश हो गए यार कि इतने सारे पैसे आ गए, मजा आ गया। चलो जी, अब मेरा मतलब मिस्टर आदि का भी कर्जदारी खत्म हुआ। अब जैसे ही मिस्टर देवकर ने चेक लगाया है तो पिंग करके मैसेज जाएगा किसके पास? एक्स के पास, जिसका चेक था। तो वो बैंक को बोलेगा, बैंक बैंक तुमने 2 लाख कैसे? के साहब आपका साइन था, चेक था, तो मैं क्यों ना दूं? क्या बैंक की कोई गलती है क्या? नहीं नहीं। बैंक लायबल होगा क्या? नहीं नहीं, बैंक की कोई गलती नहीं। ओके। अब ये मिस्टर देवकर के पास गया कि देवकर देवकर तुमने कैसे पैसे निकाले, ये अच्छी बात नहीं है। तो देवकर ने बोला देखो भाई साहब, मेरे पास चेक आया था और हमारे पास वो एंडोर्स होके आया था, तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। उससे बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या मिस्टर एक्स मिस्टर देवकर से 1,08,000 रुपए जो एक्सेस पेमेंट हुआ, मतलब क्या मिस्टर ये 1,08,000 जो एक्सेस पेमेंट है इस पर सूट फाइल करके ले सकता है? यस और नो? हाँ जनता। विधि सर, बट अगर बिल्स रिसीवेबल की जगह सिर्फ चेक लिखा हो तो अमाउंट रिसीव कैसे होगी? चेक का ही उदाहरण चल रहा है ये चेक ही तो बताया मैंने। अरे बहन ध्यान से तो देखो, किसी का कहना है अगर बिल्स रिसीवेबल की जगह चेक होता तो क्या होता? तो ये होता, तो आंसर करना है आपको। ये 1,08,000 रुपए एक्स का नुकसान हुआ है, एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया। अब वो किससे वसूल करेगा यार?
वो आदित्य से वसूल करेगा, आदित्य से ही वसूल कर सकता है, वो थर्ड पार्टी से नहीं कर सकता, उनका बीच में कोई लेन देन नहीं है। वो जाए, उसे जैसे ही पता चलेगा कि यार 1,08,000 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया है, तो लेकिन इसको धक्के बहुत खाने पड़ेंगे। इसलिए लॉ कहता है कि भाई ब्लैंक चेक मत दो। कहाँ तुम, एक तो तुम उसको सामने वाले को एडवांस देने की कोशिश कर रहे हो, ऊपर से वही मिसयूज कर रहा है आपका, ऊपर से वही, क्योंकि उसने एक बार लिख दिया और लगा दिया और पेमेंट ले गया तो ले गया। अब आप पीछे पीछे घूमो, ये कैसा समय हो गया? इससे अच्छा तो एडवांस ना देते, वो पीछे पीछे घूमता। बराबर है क्या? तो पीछे पीछे अपन को घूमना चाहिए कि घुमाना चाहिए? हाँ, ना घूमना चाहिए ना घुमाना चाहिए। खाली रिक्शे सा पीछे पीछे नहीं चलना चाहिए। चलो, अच्छा सोचो, सोचो, मान लो मैंने आपके ऊपर, मैं कौन हूं? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक प्रोमिसरी नोट लिखा। प्रोमिसरी नोट में फिगर फिगर ब्लैंक छोड़ दी, फिगर ब्लैंक छोड़ दी। मैं आपको डैश रुपए 3 महीने के बाद देने का वचन देता हूं, और उसने क्या किया? जो फिगर उसकी इच्छा है वो भर ले। अरे हाँ, और उसने सिग्नेचर वगैरह सब कुछ करके दे दिया, तो उसकी जो इच्छा है वो भर ले। नहीं, मैंने आपको चेक दिया, आपकी जो इच्छा है उसमें भर सकते हैं। हाँ या हाँ? हाँ, मैंने आपको प्रोमिसरी नोट दिया, उसमें जो इच्छा है वो भर सकते हो। अरे, अरे पेन आपका, हाथ आपका, जैसे हिलाना हिलाओ। अरे हाँ या हाँ? ध्यान से सुनो, सुनाओ सुनो। मान लो एक डॉक्यूमेंट है, मुझे इनके देने आदित्य के 50,000 रुपए। कितने देने? 50,000। तो मैं क्या करूंगा? अगर, अच्छा चेक पे तो वो स्टाम्प टिकट वगैरह कुछ नहीं लगता है, लेकिन अगर अपन प्रोमिसरी नोट या बिल्स की बात करें तो उनपे तो स्टाम्प टिकट लगती है। अपन ने बात किया है, स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है। अब स्टाम्प ड्यूटी मान लो 50,000 का कागज, लगभग मुझे ऐसा लगता है कि इनका 30-35,000 40,000 रुपए तक देना है। तो मैं एक स्टाम्प पेपर लाऊंगा कि यार 50,000 तक कवर हो जाए, ऐसा स्टाम्प टिकट लगा दो, ताकि अभी मुझे फिगर के बारे में मालूम नहीं है कि कितना देना है। अरे हाँ, तो मैंने एक टिकट लगा दी कि यार 50,000 रुपए, अगर बहुत से बहुत कितना होगा? 50,000 होगा यार, इससे ज्यादा तो क्या ही होगा। 25 से 30,000 के बीच में, 35,000 के बीच में माल खरीदा है। यस। एक सेकंड में इनसे बात कर लूं, फिर आपसे बात करता हूँ इसको खत्म करके, है ना? तो मैं क्या बोल रहा था? यस। तो अब मैंने एक कागज लिखकर दे दिया किनको? आदित्य को। यहाँ ए ने दे दिया बी को, ए ने बी को दे दिया एक कागज लिख के, स्टाम्प टिकट लगा दी, उसमें कितना कवर हो रहा है? 50,000 कवर हो रहा है। उसका बनता था कितना? 36,000। बनता था कितना? 36,000। अब इस कागज पे अगर इसने लिख दिया 45,000, तो जो लिखा है वो दो, जो लिखा है वो देना पड़ेगा। लेकिन अगर इसने इस पे लिख दिया 60,000, तो ये डॉक्यूमेंट ही वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ड्यूली स्टाम्प्ड नहीं है। चेक में कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगी होती, तो जो मर्जी लिखो। आपको सीन समझ में आ रहा है? यहां पर उसने लिखा कि यार मैं 1.5 लाख रुपए, वो सामने वाले ने मेरे को वचन दिया 1,50,000। ओ भाई, स्टाम्प टिकट ही 50,000 की वैल्यू का लगा है उस पर, तो ये डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। यानी कि स्टाम्प टिकट के दायरे में रहकर ही आपको फिगर लिखनी होगी। क्लियर है? अब दूसरी बात, अगर इसने 36,000 की जगह लिख दिया 45,000, क्या 45,000 50,000 से कम होता है? आप श्योर है? क्या अब ये 45,000 रुपए वसूल कर सकता है? यस और नो? यस और नो? अरे कर सकता है क्या? बताओ बताओ। हाँ, एक्सेप्ट प्रोमिसरी नोट है तो एक्सेप्टेंस की जरूरत ही नहीं है।
मैंने लिख दिया कि मैं तुम्हें डैश अमाउंट 3 महीने में देने का वचन देता हूं, मैंने वचन दे दिया, और प्राण जाए पर वचन न जाए, तो फिर मैंने ऐसे लिख के दे दिया है कि लो ना, और तुमने उस पर 36,000 बनता था, तुमने कितना लिख दिया 45,000। अब तुम ड्यू डेट पे आ गई, देखो मैं आ गई, मैंने कहा वाह तुम आ गई, लो पैसे, मैंने 36,000 काउंटर में, आपने बोला हाँ, देखो 45 लिखा है 45, तो 45 देना पड़ेगा क्या? अरे हाँ या हाँ? कागज क्या लिखा है 45,000 रुपए? ये लीगल डॉक्यूमेंट है कि नहीं है? अगर मैंने 36,000 दिए तो बोलती है 36 में काम नहीं चलेगा, 45 लिखा है 45 चप्पल निकल के मैं चप्पल अप्पल कुछ नहीं, कोर्ट में जाओ, कोर्ट से डर नहीं लगता साहब, चप्पल से लगता है। तो अब कोर्ट में, अब ये भी कोर्ट में पहुंच गई, मैं भी कोर्ट में पहुंच गया, तो सरकार इससे पूछेगी अच्छा कितना पैसा है, कि इसने बोला कि ये सर ये दिख नहीं रहा क्या आपको 45,000 लिखा, तो सरकार मेरे को बोलेगी देना, तो मैं बोलूंगा सर मैंने इसको ऐसे ऐसे करके ब्लैंक दे दिया था, ब्लैंक दिया था तूने, इनकम्प्लीट था, कि हाँ सर इसने फिगर लिखी है। क्यों लड़की, तूने फिगर लिखी है? नहीं सर इसी ने लिख के दिया था। अभी किसने लिखा अभी क्लियर हो ही नहीं पा रहा ना, तो सरकार बोलेगी अच्छी बात है, अब क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हारा? मैंने कहा साहब मैंने इससे रॉ मटेरियल खरीदा था, ये रॉ मटेरियल 36,000 का था, उसी के सामने मैंने एक कागज लिख के दिया कि जो मैंने तुमसे रॉ मटेरियल खरीदा उसके लिए मैं 3 महीने बाद तुम्हें 50,000 ये 36,000 देने का वचन देता हूं, मैंने ब्लैंक दे दिया था क्योंकि उस समय रेट तय नहीं थी। तो सरकार बोलेगी तुम्हें कितनी रकम लिखने के लिए ऑथराइज किया था? तो इन्होंने कहा जितनी बनती थी उतनी, तो बनती कितनी थी? तो ये क्या बोलेगी, सॉरी शक्तिमान, अरे भाई ये क्या बोलेगी 36,000, अरे हाँ या हाँ? इन्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि 45,000 रुपए बनता है, तब तो ये जीतेंगी केस और पैसा इन्हें मिलेगा। लेकिन अगर ये प्रूफ नहीं कर पाए तो यार जितना बनता उतना संता, अरे जितना बनता है उतना ही ले पाएंगे। सीन समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये नहीं कि पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, नहीं, पहली बात तो ये कि अगर ये क्या है यार, ये तितली कहां से खुल गई गई? पहली बात तो ये कि अगर स्टाम्प ड्यूटी के ऊपर जाके लिखा तब तो कागज ही खत्म हो गया, लेकिन अगर विद इन द लिमिट्स ऑफ स्टाम्प ड्यूटी लिखा तो अब आपके पास सूट फाइल करने का राइट है, लेकिन जितना आपको ऑथराइज किया गया है उससे ज्यादा फिगर आप फिर भी वसूल नहीं कर सकते। मतलब लॉ ने आपको फैसिलिटी दी, इसका मतलब आप मिसयूज करो ये अच्छी बात नहीं है। अगला भी बंदा भी आपको फैसिलिटी दे रहा है कि यार चल ठीक है तेरा जो बनेगा तू डाल देना, अब बनेगा वो डालना है यार, तू अगर लूट पे आएगा तो फिर कानून तो खड़ा होगा, कानून किसी के गलत के लिए थोड़ी बना होगा यार। सीन समझ में आ रहा है आपको? यस yes? तो जितना आपको ऑथराइज किया गया है फिल करने के लिए आप उतना फिल करें। अभी आपको ऑथराइज किया गया था 92,000 के लिए, आप 10 लाख भर लो, तो 10 लाख क्यों देगा वो? कोर्ट बोलेगी चल ठीक है हम 10 लाख तुझे दिलाते हैं, तो ये बता कि 10 लाख का तूने इसके लिए ऐसा करा क्या जो तुझे देगा? क्या डेट था, इसका कर्ज था? आप कर्ज प्रूव कर दो, आपको 10 लाख भी मिलेगा उस चेक पे, लेकिन प्रूव तो करो। यहां पर ये 45,000 प्रूव करते, मैंने तो प्रूव कर दिया, ये देखो साहब ये माल का बिल इसने सब कुछ भेजा है मेरे को, और ये 36,000 है, 45,000 9,000 एक्स्ट्रा किस बात के मांग रही है आप मुझे बता दो सर, मैं तो वो भी देने को तैयार हूं, ये मुझे हिसाब दे दे 9,000 का। ये बोलते हिसाब तो नहीं है, कि नहीं है तो चल जितना है पकड़, तो कागज कोर्ट फाड़ के फेंक दे, नया कागज दो इसको। सीन समझ में आ रहा है? अरे हाँ या हाँ? हाँ ओके। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। क्या कोर्ट में केस किया जा सकता है? तो यस। क्या ये पैसा वसूल कर सकती है? तो क्वेश्चन आएगा कितनी फिगर के लिए ऑथराइज थी, उतनी फिगर ये वसूल कर सकती है। समझ में आ रही है बात पूरी? अरे हाँ या हाँ? एक एक चीज लिखवाऊंगा मैं आपको ऐसे, बट पहले एक बार थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले लें अपन। चलो अच्छा, एक कहानी में एक ट्विस्ट लाते हैं, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है। सर आप कैसे प्रूव करोगे कि रॉ मटेरियल 36,000 का है? मैं कैसे प्रूफ करूंगा? मेरे पास इन्होंने बिल भेजा है ना। नहीं मान लो इन्होंने बिल ही नहीं भेजा, इन्होंने बिल ही नहीं भेजा, इन्होंने मेरे पास जो माल भेजा उसकी क्वांटिटी तो होगी,
और उस क्वांटिटी, वो क्वालिटी और क्वांटिटी का माल बाजार में कितने में मिलता है, तो वो एवरेज प्राइस उठाएंगे और उसके सामने देख लेंगे, ऐसे प्रूव हो जाएगा। ऐसे ही होता है। जिस चीज का मार्केट वैल्यू, जैसे मान लो कि आपकी आपकी स्कूटर किसी ने तोड़ दी, ठीक है, तो अब आप बोलो कि स्कूटर मतलब एक्टिवा, आप बोलो 1,10,000 की आती है, तो वो बोलेगा यार 20 साल पुरानी गाड़ी है तुम्हारी, तुम्हारी गाड़ी का एवरेज 20 का है, कुल 20-22 का एवरेज है, आधी से ज्यादा पहले से टूटी हुई है, एक्सीडेंट में टूट गई, तुम कह रहे हो सारी चीज नहीं डाल के, तो ऐसे थोड़ी होगा। उस लिमिट के हिसाब से जितना बनता है उतना बनेगा बस। यस। तो बाजार भाव कुछ केसेस में तय नहीं होता, तो तय किया जाता है बाजार की प्रथा के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से। क्लियर है? ओके। अब एक छोटी सी बात और, एक छोटा सा, 1 मिनट का ब्रेक ले लूं क्या, एक बात कर लूं मैं इससे। जी बोले। एसी बंद करो, करो बंद भाई, एसी किसके पास है, रिमोट कुठे है? चलो जी, चलो एक 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 छोटा सा फोटो और बना लेते हैं। जैसे मान लो कि ए ने बी पर लिखा एक डॉक्यूमेंट, 3 मंथ में। अच्छा, यहां पर अपन आजकल हम जेड को लेने लगे हैं। ए ने जेड पे एक कागज लिखा और कागज लिख के कहा कि 3 महीने बाद डैश फिगर की पे करो, पेमेंट करो। अभी फिगर तय नहीं हुई है। मान लो कि अभी एडवांस में कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मान लो कि मैं आदित्य के पास गया, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मैंने इनको बोला माल 3 महीने, 3 महीने बाद माल डिलीवरी की बात हो रही है, 3 महीने बाद जो भाव होगा वो तय करना होगा, और जो भाव तय होगा वो उसकी पेमेंट होगी। लेकिन भाव अभी तय नहीं हुआ है, 3 महीने बाद क्या पता क्या कहानी बनती है। लेकिन डॉक्यूमेंट जिस दिन हम मिले, अग्रीमेंट हुआ हमारे बीच में माल खरीद बेच का, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी कि उसी दिन लिख दिया गया। उसी दिन लिख दिया तो ए ने जेड के ऊपर लिखा कि भाई 3 महीने के अंदर डैश, फिगर बाद में डाल देंगे, डैश आप अमाउंट पे करो। इससे बोला हो मंजूर है, इससे एक्सेप्ट कर लिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद ए के पास वो डॉक्यूमेंट है। अब ड्यू डेट आई, ड्यू ड्यू डेट पे माल बना 1,70,000। इनको मोटा मोटा ये तो याद होगा, इनको मोटा मोटा ये तो आइडिया होगा कि 1.5 से 2 लाख के बीच में भाव जाएगा। अरे इतना आइडिया तो रहता है, एग्जैक्ट फिगर नहीं होती लेकिन एक अप्रोक्सीमेट आइडिया तो होता है। तो इन्होंने क्या किया था, इस पे स्टाम्प ड्यूटी जो पे की थी वो अप टू 2 लाख कवर करती हो, ऐसा स्टाम्प टिकट लगा दिया था, ताकि 1.5 लाख हो चलेगा, 1.5 लाख, 1,70,000 हो, 80,000 हो, जो भी हो, ये 2 लाख के अंदर ही होगा जो भी होगा। तो स्टाम्प टिकट लगा दिया, ड्यूली स्टाम्प हो गया। और ड्यूली का मतलब कैंसिल सील उस पर लगना था, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। सर चेक कैसे एंडोर्स होगा, उस पे तो नाम लिखा रहेगा ना? नहीं, नाम लिखा रहेगा कहाँ होता है, नाम तो लिखना पड़ता है ना ब्लैंक चेक में। चलो खैर अपन बात करेंगे, और नाम इसके बारे में तब बात करेंगे अपन जब चेक पर आएंगे, एंडोर्समेंट पर। अभी अपन इसकी बात कर रहे हैं, है ना?
चलो, तो 1,70,000 रुपए ये तय हुआ, ये डिसाइडेड फिगर हो गया 1,70,000। अब क्या हुआ, ए ने इसमें भर दिया 1,90,000। क्या ए, अच्छा, इसे 1,90,000 रुपए भर दिया, पैसे लेने तो जेड के पास ही जाएगा। अरे भाई किस मुंह से जाएगा, आप सोचो ना भाई, चेक में तो क्या है कि आपने मुझे ब्लैंक चेक दिया, मैं जाऊंगा बैंक में तो कौन सा मुंह, जो मर्जी मुंह ले जाऊं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपने मुझे डॉक्यूमेंट दिया और मैंने फिगर ज्यादा भर के, लेने तो आपके पास ही आना है। अरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तो पार्टी के पास ही जाना है ना, तो कौन सा मुंह लेके जाओगे, यही लेके जाओ, लेकिन शर्मिंदा या बेशरम होके जाओ। तो ये बेशरम होकर पहुंच गया और उससे क्या लिखा, 1,90,000। और स्टाम्प टिकट कितना कवर कर रही है, 2,00,000 रुपए। आपको सीन समझ में आ रहा है, ऑनलाइन जनता, सीन समझ में आ रहा है? ओके, तो अब मेरा सवाल है कि क्या 1,90,000 जेड को पे करना पड़ेगा क्या, यस और नो, यस और नो? 2,00,000 में कवर हो रहा है स्टाम्प ड्यूटी में, क्या जेड को, ए को 1,90,000 पे करना पड़ेगा क्या? अगर तय फिगर था 1,70,000, क्या बोलती तू? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, अभी नहीं, थोड़ा करो इंतजार। हाँ, नो, नो, कोई कह ही नहीं रहा, हाँ तो फिर मेरे भी क्या, ठीक है फिर नहीं, सही है, क्योंकि उसको ऑथोराइज कितना फिगर के लिए किया है, जितना बनता है। क्लियर है क्या? भाई आप फैल मत जाना कि भाई स्टाम्प ड्यूटी में 2,00,000 में कवर होता है, तो लीगल तो है डॉक्यूमेंट। सूट फाइल करेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कितना पैसा वो ले पाएगा, 1,70 से 1 रुपया ज्यादा नहीं ले पाएगा, लेकिन क्या मुंह लेके जाएगा, एक शर्म तो आएगी। अरे हाँ, तो ये शर्म को खत्म करने के लिए इसने क्या किया, ए ने बी को डॉक्यूमेंट इंडोर्स किया, बी ने सी को किया, सी ने डी को किया, डी ने ई को किया, ई ने एफ को किया, एफ ने उसमें फिगर डाल दी। एफ ने उसके अंदर फिगर कितनी डाल दी, या फिर ए ने ही फिगर डाल दी थी, या जिसने भी फिगर डाली, अभी उसके ऊपर फिगर कितनी डाली हुई है, 1,98,700। कितना डाल दिया, 1,98,700। अब ये 1,98,700 जो फिगर है, एफ जेड से वसूल करेगा, वसूल करने के लिए जाएगा और बोलेगा कि जेड भाऊ मेरे पास एक कागज है, उस पे लिखा है कुछ, तो अरे ये बंद हो, उसमें लिखा है, क्या लिखा है उसमें, कि आप मुझे 1,98,700 रुपीज दे दो। तो वो बोलेगा किस बात के यार, ये वाला कागज तो मैंने ए को दिया था। कि हाँ, वो ए से घूम घूम के किसके पास आ गया, मेरे पास आ गया, तो अब आपको मुझे पैसे देने होंगे। तो जेड ने बोला नहीं, मेरा देना तो बनता था सिर्फ 1,70,000। कितना देना बनता था, 1,70,000। एफ बोल रहा है मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को तो 1,98,700 चाहिए ही चाहिए, आपको देना पड़ेगा। तो इससे बोला नहीं दूंगा। तो फिर एफ बोल रहा है आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप सोच लो क्या होगा आपके साथ। जेड ने बोला दिखा क्या हो सकता है मेरे साथ। तो फिर एफ ने बोला कि रुक अभी मैं बताता हूं। तो वो दौड़ा दौड़ा गया किसके पास, कोर्ट के पास, और बोला कि सरकार सरकार देखो ना, वो पैसे नहीं दे रहा है, ये कागज है मेरे पास, स्टाम्प ड्यूटी भी सब कुछ लगा है, और वो मेरे को पैसे नहीं दे रहा है। तो अब सवाल है कि तू बंद हो जा भाई, सवाल है कि क्या जेड को, एफ को 1,98,700 देने होंगे, यस या नो? आप हैं जज साहब, आप क्या है, जज साहब है, आपके पास आया हुआ, आपको डिसाइड करना, यू हैव टू डिसाइड कि एफ को पैसा मिलेगा हाँ या ना, अगर हाँ तो कितना, ना तो आप बताएं, क्या, मुझे जवाब दीजिए। सवाल आपसे भी है जी, सर नोट्स दे दो प्लीज। क्या हुआ, अरे ये इसकी साला ये कहां से आ रहा है, वो वो एक चिड़िया होती है ना, वो बंद कहां से होगी, इसकी होती है ना एक,
ब्लूटूथ ये यहां से ना, पर इससे मेरा कुछ तो बंद नहीं हो जाएगा ना? ब्लूटूथ से कुछ होता ही नहीं है वैसे तो। अब नहीं आएगी वो ना बोट वाली। चलो तो नो, नो, तान्या नो, प्रशांतपुरी नो। सर ओनली 170K पे करना पड़ेगा, महक भट्टी। हाँ आप लोग क्या बोलते हैं? लाइव जनता क्या बोलती है, क्या बोलती है? 1,70,000। ओके, ओनली 1,70,000। वाई? अरे बाकी को छोड़ना, सिर्फ ए और एफ और जेड का मसला समझाओ, सुलझाओ आप एफ जेड का। हाँ का है 1,70,000 डीएस धनश्री। हाँ एक ये इधर इधर की जनता सारी 1,70,000। तुम क्या बोलते हो रे? पूरा? कितने लोग बोलते पूरा? 1,70,000। आप मिस्टर देवकर, अरे तुम तो दोनों में हम गर्दन नहीं ला रहे हो। मैं जब मैंने बोला पूरा तो बोले ओ 1,70,000 तो अरे इतना काय को हिलने का, एक आंसर पे रहने का ना। 1,70,000 हो 1,98,000 क्या मिस्टर देवकर कितना? 170 यस। वन अरे तुम तो बोले थे पूरा। हाँ तुम 70। अच्छा 1,70,000 जवाब किसका नहीं है? ओ तेरी क्या नाम है तुम्हारा? ऋतिक। हाँ ऋतिक बोलो, अमाउंट कितना? अच्छा अमाउंट ही नहीं देगा, ऑप्शन ही दो है आपके पास तो फिर तो फंसा। कुणाल 1,70,000 बाबू। ओके हाँ आप सबका जवाब गलत है। दिस इज राइट आंसर, दिस इज राइट आंसर। अब सुनो, देखो ट्विस्ट है। अच्छा ऐसा ही होता है एग्जाम में। एग्जाम में कैसे होता है? ए तेने क्या लिखा 170, तेरा क्या रहा 170, चार लोग ने 170, सब ने 170, मेरा सही है। अपन को यह मतलब नहीं है कि सही है कि नहीं है, अपन को यह मतलब है कि सबने क्या लिखा। ऐसा होता है क्या? हाँ तो अपन को क्या लगता है जो सबने लिखा है वो सही ही होगा। तूने क्या लिखा? मैंने भी वही लिखा, मैंने भी वही लिखा। चीयर्स। चलो लॉ ये कहता है कि भाई एफ की क्या गलती है? एफ के पास तो कागज आया, एफ ने तो मान लो पीछे ई को माल बेचा होगा 2 लाख रुपए का, और उसने डिस्काउंट वगैरह काट के 1,98,700 इसको दे दिया, पेमेंट दे दिया, उससे माल खरीद बेच का कहानी होगा। एफ ने मान लो ई को माल बेचा होगा, तो ई ने पेमेंट में इसको डॉक्यूमेंट दे दिया। एफ की क्या गलती है यार इसमें? वो क्यों धक्के खाएगा? गलती किसकी? खाली कागज तुम लिखो और धक्के बेचारा एफ खाए, ये क्या बात हुई? आप प्रैक्टिकली सोचो, गलती किसकी? जेड की। खाली क्यों लिखा? खाली मतलब आपका वाला खाली नहीं, खाली मतलब ब्लैंक, इनकोएट। आपने उसमें फिगर नहीं डाली, तो रिस्क आपके ऊपर होनी चाहिए, उस बेचारे पे क्यों होनी चाहिए? एफ के ऊपर। यस। अब जेड कह रहा है सर मैंने इससे ज्यादा 1,70,000 से ज्यादा ऑथोराइज नहीं किया था। किसको? सर ए को। तो ए ने दिया क्या तेरे को कागज? नहीं सर। तो किससे दिया? इससे दिया। तो इसको पूरी पेमेंट कर, और तेरा 28,700 एक्स्ट्रा जो तू पे कर रहा है ना इसको, वो 28,700 रुपए तू ए से वसूल कर सकता है, क्योंकि उससे तूने इससे ज्यादा ऑथराइज नहीं किया था। बात समझ में आ रही है? भाई जिसकी गलती उसको पकड़ो ना, जिसकी नहीं, गरीब आदमी वो क्यों फंसेगा? अरे हाँ यहाँ ए बोलता है कि साहेब मैंने भी आगे ब्लैंक दे दिया था। आप नहीं दे सकते आगे ब्लैंक, आप ब्लैंक आगे नहीं दे सकते, क्योंकि उस कागज पे आपको ऑथराइज किया गया कि आपका जितना बनता है उतना लिखो। आपको ब्लैंक देना है, आपको ज्यादा खुजली है ब्लैंक देने की ना, तो अपना चेक दो ना ब्लैंक। अरे आपको खुजली शांत करनी है तो ऐसे करो, उसका ब्लैंक देके क्यों कर रहे हो यार? बात समझ में आ रही है?
तो यहां पर एफ जो है इससे पूरा 1,98,700 वसूल करेगा, यानी कि जो जेड को नुकसान हुआ है 28,700 का, वो ए से रिकवर करेगा। बात समझ में आती है क्या? अरे अभी टाइम है अकाउंट्स की क्लास में, इसके बाद अकाउंट्स होती है ना, क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट सीन समझ में आ रहा है? एक बार आखिरी बार सम अप करता है। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट में हम बात करेंगे सिर्फ इसकी। वैसे तो किसी भी रेस्पेक्ट में, किसी भी एस्पेक्ट में अगर डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है तो इसे इनकोएट कहते हैं। लेकिन केस कहां बनता है? जहां रकम नहीं लिखी होती, जहां पे पार्टी का नाम नहीं लिखा होता, तो अब तो हम उसे बेरर कह देते हैं, तो फिर ऊपर से गवर्न कर लेते हैं। अरे भाई, जैसे कि कुटे एटे, इधर इकड़े, जैसे कि अगर अपन बात करें कि पार्टी का नाम नहीं लिखा है, पार्टी का नाम नहीं लिखा है, ऐसा इनकम्प्लीट है, तो उसे तो अपन बेरर में ले जाके बात कर लेंगे ना। लेकिन जहां पे फिगर नहीं लिखी है, रकम नहीं लिखी है, तो खेल तो वहां से बनने वाला है। तो अब दो बातें होगी, साहब चेक है कि बिल वगैरह है? चेक है। चेक है साहब, तो फिर उसमें स्टाम्प टिकट नहीं लिखी होती है, तो बहुत रिस्की हो जाता है, जो मर्जी रकम अगला लिख के ले जाएगा। नहीं, पर ऐसे वसूल थोड़ी कर सकता है। अरे सर वो तो ले जाएगा बैंक से, इसे तो बाद में पता चलेगा। मैंने आपको ब्लैंक चेक दे दिया, मुझे आपको देने थे मान लो 1.5 लाख रुपए, आपने 10 लाख लेके निकाल के ले गए। मैं बोलू 1.5 से ज्यादा ले नहीं सकता। अरे तुम्हारे बैंक ने तो दे दिए, अब मैं पीछे पीछे घूम रहा हूं। खुजली थी, ब्लैंक देने की होशियारी थी, तो भुगतो, घूमो। ऐसा नहीं है कि मैं अपने 8.5 लाख रुपए से वसूल नहीं कर सकता, कर सकता हूं, धक्के तो खा रहा हूं। बात समझ में आ रही है? इसलिए कोई किसी को ब्लैंक चेक नहीं देता, क्योंकि लोगों का विश्वास ही नहीं है आज के जमाने में। लेते टाइम सारे मीठे बनते हैं और देते टाइम बात तक नहीं होता। ऐसा होता है ना? हाँ, दुनिया इतनी हरामखोर है, पूछो मत आप। ये हो गई चेक की बात। अब चेक से निकल के आते हैं बिल्स पे। अगर बिल्स की, अच्छा प्रोमिसरी नोट जनरली ब्लैंक नहीं होता है, लेकिन अगर हो तो ऐसे ही होने वाला है। अब बात करें बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे, तो उसके ऊपर क्या लगी होती है? स्टाम्प टिकट लगी होती है। तो उसमें एक रिस्ट्रिक्शन तो लगी जाता है, जैसे मुझे आपको देने हैं 25 से 30,000 के बीच में, तो मैं 30,000 को कवर करने वाली स्टाम्प ड्यूटी लगा दूंगा उस पर। भाई एक पर्टिकुलर वैल्यू के हिसाब से होती है, इतना तो पता है आपको? अरे हाँ या हाँ? तो मैं उतना कवर करने वाली, तो वो फिगर से ज्यादा आप लिखोगे तो डॉक्यूमेंट इनवैलिड हो गया, क्योंकि इट इज नॉट ड्यूली स्टाम्प्ड। यस, लेकिन अगर उसके रकम के अंदर अंदर लिखा, तो लॉ क्या कहता है कि जितना आपको ऑथराइज किया गया उससे ज्यादा पैसे आप वसूल नहीं कर सकते, बराबर? लेकिन अगर आपने बिल किसी को एंडोर्स कर दिया है, तो एंडोर्सी उस पे जो रकम लिखी है वो वसूल कर सकता है। ये हमने पढ़ा केस में। बशर्ते एक बात का ख्याल रहे, एंडोर्सी भी स्टाम्प ड्यूटी से ऊपर रकम लिखी है तो वसूल नहीं कर सकता, क्योंकि कागज ही वैलिड नहीं है ना। बात समझ में आ रही है? अगर विद इन द लिमिट, देखो यहां पर ये जो फोटो हमने बनाया था, ओह गुम गया, मिल गया, ये देखो। यहां पे क्या था कि उसने जो डॉक्यूमेंट लिख के दिया, 2 लाख की स्टाम्प ड्यूटी कवर हो, 2 लाख का फिगर कवर हो जाए उतनी वैल्यू की स्टाम्प ड्यूटी उसने लगा कर दिया। अब जो ये पार्टी ने एफ के पास पहुंचे, तो पार्टी ने 2 लाख के अंदर ही मांगा। अच्छा सोचो, सोचो ना। पेन देखो, अभी मिलेगा पेन, फिर मैं लिखूंगा तुरंत। गिरा दिया हूं क्या? नहीं, ये देखो यहाँ है। अगर मान लो कि ये एफ यहाँ पर 2,70,000 लिखता, तो क्या 1 रुपया भी वसूल कर पाता क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी के हिसाब से डॉक्यूमेंट ड्यूली स्टाम्प्ड नहीं है, तो डॉक्यूमेंट जीरो हो जाता। अरे समझ में आता है क्या निधि कुमारी जी? सर अगर बी एंडोर्स करता है चेक, तो चेक के पीछे क्यों पड़ी है बहन? पहले इसको तो खत्म कर ले। यहां तक सीन क्लियर है बॉस? इसमें कोई डाउट है क्या? इस पर अगर कोई केस आता है तो पगला तो नहीं जाओगे? आंसर कर पाओगे?
हाँ, अगर ए की बात करेंगे ना, जिसको अपन ने ऑथराइज किया है, अगर वो गलत भरेगा तो जेड डायरेक्ट मना कर देगा कि चल दफा हो यहां से, जितना बनता है उतना ले। लेकिन अगर घूम के किसी और के पास गया तो उसका तो मान रखना पड़ेगा आपको। अगर वो स्टाम्प ड्यूटी में कवर होता है तो यार उसको तो पूरा पैसा देना ही पड़ेगा। गलती आपकी है, गलती ए की है, तो आप ए से अपने नुकसान की भरपाई करोगे। लेकिन अगर किसी ऐसी पार्टी को चला गया तो फिर आप उसको जो है वो आ, समझ में आ रही बात? यस। एक छोटा सा ट्विस्ट और देखते हैं। यस बोले हर्षदा, क्वेश्चन है, बोलिए। नया कागज लिखो। नया एक और लिखो। किसी स्टूडेंट का सवाल है कि साहब उनका अंदाज गलत हो गया, वो वैल्यू 2,40,000 का माल था, तो अब वो तो 2 ही लाख कवर कर रहा है, तो 40,000 का एक्स्ट्रा ले लो, या तो 40,000 से कैश पकड़ लो, या 40,000 का उससे चेक ले लो। भाई ऐसा होता ही है। अपने हिसाब में क्या होता है कि यार इतना दे देंगे, नहीं नहीं भाई साहब ये तो बहुत महंगा चला गया यार, पीछे से बैन हो गया। आप प्रैक्टिकली सोचो, कोई पर्टिकुलर माल की बात थी और वो माल भारत में आना बैन हो गया, क्योंकि मान लो वो चाइना से आता था, और चाइना और हमारे बीच में झगड़ा चालू हो गया। क्यों? क्योंकि ये झगड़े कब होते हैं ज्यादातर? जब इलेक्शन आ रहे होते हैं, तो अपन को बताना होता है कि हम आंख दिखाने में एक्सपर्ट हैं, हम पाकिस्तान की ये कर देंगे वो कर देंगे, 5 साल कुछ नहीं करेंगे, इलेक्शन पे जरूर करेंगे। तो फिर ऐसा होता है। तो अगर मान लो कुछ माल वो रूट से होकर आना था लेकिन अब वो रॉ मटेरियल आ नहीं पाएगा, तो क्या होगा? तो महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा तो हिसाब बढ़ के आएगा, हिसाब बढ़ के आएगा तो बढ़ के पैसे ले लो आप। वो डॉक्यूमेंट लिखा है ना, तो अब आप बोलो भाई यार एक नया कागज लिख दे, तो बोलेगा यार फिर से स्टाम्प ड्यूटी एक्स्ट्रा पूरे की लगेगी, एक काम करो ना, वो रखो, ये 40,000 का चेक पकड़ लो, तो करे ना। 2 लाख तक तो है ना? नहीं, तेरे को समझ ही नहीं आया, तूने जबरदस्ती बोला। इनका कहना है वो उसने बिल आगे कर दिया तो करो। आपको भी समझ नहीं आया क्या? अगर मान लो 2,40,000 का हिसाब बना और कागज की स्टाम्प ड्यूटी कितना कवर कर रहा है, 2 लाख, तो आप पार्टी को बोलोगे यार ये तो 2,40,000 का बन रहा है और अपने कागज तो 2 ही लाख का है। तो पार्टी ने बोला कोई बात नहीं, वो कागज ऐसे ही रहने दो, तुम्हारे पास ही रखो, ये 40,000 का चेक पकड़ लो। तो 40,000 चेक से हो जाएगा, और वो 2 लाख का 2 लाख एज इट इज, उसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब बोलो। ये कहां कहां चली गई तू? कौन से देश से आ रही हो? ये मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ऐसा तुम बोलो अब। एक एक मैं डाउट ले रहा हूँ जी किसी का। हाँ जी बोले। ए ने जेड को डॉक्यूमेंट लिख के दिया जिसपे 2 लाख रुपए कवर होते हैं, ऐसी स्टाम्प ड्यूटी है, और वो ब्लैंक है। जेड ने एक्सेप्ट करके वापस दे दिया ए को। अब क्या हुआ? ए ने बी को एंडोर्स कर दिया, बहुत अच्छी बात है। फिर अरे फिर उसका बिल बिल मत करो, ए ने बी को एंडोर्स कर दिया, कितने में? उसमें फिगर कितना लिख के दिया है? तो गलत किया उसने। अब भी 2 मिनट पहले मैंने क्या बोला आपको? आप एंडोर्स ब्लैंक नहीं कर सकते, एंडोर्स कैसा करना है आपको, तो फिगर फिल करके करना है। हाँ अब बोलो। उस पर कितना फिगर लिखा? कितना? कितना? 2,40,000 लिख दिया, तो क्या कागज वैलिड है क्या? ड्यूली स्टाम्प्ड है क्या? स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगी है? 2 लाख, तो क्या कागज वैलिड होगा क्या? अरे वैलिड होगा क्या? अरे तुमसे पूछ रहा हूँ हर्षदा। तो क्या? मैंने कुछ नहीं बोला। ये चीज का ध्यान रखना, आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो ना, जैसा कि सर आपने कहा, तो बस आपकी यही लाइन होती है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, आपकी अपनी लाइन होती है, मेरी बना के डाल देते हो। मैंने मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने बिल्कुल क्लैरिटी से चीजें कही है। हाँ भाव बढ़ गया, वो सब हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है ए और जेड को, उनको आपस में देखना है अपना।
एक कागज मैंने तुमको लिख के दिया, उसके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी लगी है, 2 लाख रुपए तक की पेमेंट हो सकती है। अब कल को 2,40,000 का हो रहा है, तो मैं 2,40,000 लिखूंगा तो वैलिड हो जाएगा क्या वो? अरे कागज वैलिड हो जाएगा क्या? नहीं, नया स्टाम्प ड्यूटी लगेगा ना, तो नया लगाओ, लिखो। अरे नया स्टाम्प ड्यूटी जब तक नहीं लगेगा वो वैलिड होगा क्या? तो नया 1 लाख रुपए का और स्टाम्प ड्यूटी लगाओ, 1 लाख वैल्यू को जो कवर करता हो लगाओ, फिर लिखो ना यार, 2,40,000 लिखो, 2,90,000 लिखो, लिखो। लेकिन आप सोचे नहीं मैं स्टाम्प ड्यूटी भी वही रहने दूंगी, लेकिन मैं 2 लाख क्योंकि देखो 2,40,000, तो मैंने उसका ऑल्टरनेट बताया। मैंने क्या कहा कि भाई 2,40,000 बन रहा है, वो कागज को नहीं छेड़ना चाहते हो, वो कागज को मत छेड़ो, 40,000 एडवांस ले लो, 40,000 कैश ले लो, ऐसे ही होता है। अगर मैंने आपको कोई पेमेंट करनी है, मान लो मैं आपसे कुछ माल खरीदता हूं, तो मैंने क्या किया, मेरे हिसाब से मैंने आपको अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए पैसे। मैं अपने घर से बोल रहा हूँ कि यार मेरे को वो चाहिए, ब्रेड चाहिए, तो आपने बोला आओ ना लेके जाओ। मैंने कहा यार बैटरी कम है, मैं पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ, तो मैंने 20 रुपए ट्रांसफर कर दिया। कितना कर दिया? 20। वहां जाने के बाद आपने बोला अरे यार भाव बढ़ गया, 26 की हो गई है। मैंने कहा अच्छा ये ले 6 रुपए कैश। ऐसे ही होता है। अरे हाँ या हाँ? तो वो बात कर रहे हैं अपन। उसका बिल इतना था, किसका बिल कितना था, किसका बिल कितना था और किसका दिल कैसे, उससे मतलब नहीं है। स्टाम्प टिकट कितने की लगी है उसके हिसाब से चलना है अपन को। अरे हाँ, कितने लोग को? अच्छा अपन लोग को तो क्लियर है। बहुत आसान सी बात थी, तुम खुद से कंफ्यूज हो गई। तुम दो दो लोगों में, उसका तो इतना था, देखो ना गलत हो रहा है उसके साथ। आप ये देखो स्टाम्प वो वैल्यू कितने का वैलिड है। क्लियर है क्या? कितने लोग को और ये डाउट अभी तुम्हारा क्लियर नहीं अभी? हाँ बोले क्वेश्चन। हाँ कौन सा बी? बी ये पैसे किससे रिकवर करेगा? तुम बताओ, मुझसे लेके जाएगा वो। बी किससे पैसे वसूल करेगा? मुझसे। मैं कौन, मुझे क्या पता? अरे ए से करेगा बहन, प्रायर पार्टी से लेते हैं ना। अरे वो जेड के पास जगह, जेड जेड पैसे दो ना, अगर जेड ने दे दी तो अच्छी बात है, जेड तुमने पैसे ही नहीं दिया तो फिर ए के पास ए कैसा कागज दिया रे, वो तेरा जेड नहीं दे रहे, अभी तू दे, नहीं तो ऐसा बताएगी ना तेरे को, कान के नीचे देगी 4, तेरे को लगेगा 5 आया है। तो यहां यहाँ बी किससे लेगा बहन, तुम बताओ। समझ गया क्या? हाँ, कि इमोशनल नहीं होना है, जो सीखा है उस पर चल रहा है। आप इमोशनल हो रहे हो, अरे फिर बी, बी बी, अरे ऐसे ढूंढने का नहीं, बी ढूंढने का नहीं, आपको क्या देखने का है कि बी हमने पढ़ा क्या है, बी पैसे किससे लेने जाएगा, जेड के पास, और अगर जेड नहीं दे पाता तो प्रायर पार्टीज। इतना ही सीखा है, जो सीखा है उस पर चलना है। यस, पर वो तो उतने ही ले पा रहा है, तो भाई बाकी एक्स्ट्रा लेना, मना थोड़ी कर रहे हैं। इनका डाउट पता है ये कहां फंस रही है, इसको लग रहा है कि बी को नुकसान हो जाएगा, माल तो 3 लाख का हो गया और कागज तो 2 का था, तो 1 लाख का क्या होगा, आपके दिमाग में ही चल रहा है। तो बहन उससे अलग से ले लो, क्योंकि ये कागज में 2 लाख से ज्यादा का आप नहीं भर सकते हो। क्लियर है क्या? नहीं है? नहीं है तो झूठ बोल रही है। हाँ सच्ची। चलो ओके, तो वैलिड नहीं होगा। लेजेंडरी गेमिंग, अरे वाह क्लियर है बोलते हैं, वेरी गुड। क्या लेजेंड बंदे बैठे यहाँ पे, आगे बढ़े। दिस इज वो आपका इनकोएट, और आखिरी में एम्बिगस है। एम्बिगस मतलब होता है ऐसे ही फर्जी टाइप होता है, फेक। तो जो फेक है उसकी बात क्या करनी, छोड़ो, है ना, फेक फेक लोग की बात नहीं करते। अभी ये हमारे पास थोड़ा सा समय है, चलिए एक क्वेश्चन आया जी। क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, सर अगर ए सेंस रिकॉर्ड्स एनफोर्समेंट हो तो, एंडोर्समेंट होता है बेटा, एनफोर्समेंट नहीं। हाँ जी, ए ठंडी लग रही है, ऐसी बंद करो। तुम एसी चलाते हो, एसी कितने नंबर पे चलाते हो, कितना टेम्परेचर रखते हो? 25, तो 25 ठीक है। तेरे को ठंडी लगती है तो दूध तो पीते ही नहीं, दो दूध शुद्ध पी के अगर कम कर दो भाई, कम मतलब बढ़ा दो, सॉरी टेम्परेचर बढ़ा दो, इधर टेम्परेचर बढ़ा दो नहीं तो बंद कर दो। हाँ, तो एसी के नीचे बैठ के फायदा क्या जब तू तो बंद ही करा रही है। अरे बहन, पर तू तो बंद करने को बोल रही है ना, या तो उसको बोल टेम्परेचर बढ़ा दो, फिर उसको बोल कि तू आगे आके बैठ जा भाई। बंद
बंद करा दें कि टेम्परेचर बढ़ाना है? कुछ भी करो भाई, कुछ भी मत, ठंडा कर देंगे उसको। टेम्परेचर बढ़ा दो, कितना किया अभी? 27 कर दो यार। पर तुम 27 करो, मेरे को कैसे पता चलेगा? कुणाल देख के बताना 27 किया क्या? 30 किया। अभी 30 करो, थोड़ी देर बाद फिर इसको डांट देना ऐसे किया तो। अरे मैं कहा, मैं तो इनको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो इनके कहते ही मैंने बोला ना, देखो भाई ऐसे करो, एसी जो है वो, समझ गए क्या? हाँ। अरे यार, तुम तो हमेशा लड़कियां ना बस ऐसे ही करती है हमेशा। लड़कियां कभी समझ ही नहीं पाई हैं। चलो, तो आगे बढ़े क्या? अब लिखो 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 लिखो, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, एक डेफिनेशन लिख ले, ऑर्डर क्या होता है लिखो। मैं भी लिखूं क्या, कि सिर्फ आप लिखोगे? अरे मेरी, साथ में लिखेंगे? अरे वाह, चलो। जिएंगे भी साथ में, मरेंगे भी साथ में, लिखेंगे भी साथ में। फिर हैंडराइटिंग आप मेरी, पर इतनी अच्छी हैंडराइटिंग है, आप उसको वो मत करना ना, कॉपी टाइप कुछ। लिखो, बेरर इंस्ट्रूमेंट, बेरर इंस्ट्रूमेंट। लिखो, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट वेयर, इट इज an instrument where, it is an instrument where the name, अरे मेरा पेन भी नहीं चलता कभी कभी यार, the name of the payee is blank, of, अरे यार, of the payee is blank, or the name of the payee is blank, or where the name of the payee, where the name, where the name of the payee is specified, is specified with words or bearer, or bearer, or or where the last endorsement is in blank, where the last endorsement is in blank. Such instrument can be, such, झूठ नहीं लिखना है, क्या लिखना है, सिर्फ सच। such instrument can be negotiated to, negotiated by mere delivery। ये खत्म हो गया जी आपका बेयरर इंस्ट्रूमेंट। बेयरर क्या होता है? ये होता है, लिखते जाए भाई साथ साथ। एम्बिगियस बेटा डायरेक्ट लिखवाऊंगा मैं आपको, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूज करने वाली चीज है। जैसे ही आप लिख लेंगे, आप लोग अंगूठा दे देना, और आप लोग तो लिख चुके हैं। ओके, अच्छा जरा इस डेफिनेशन को समझ के चलना। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट,
हाँ देखो, मुझे खुद को भी समझ आ रही है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट वेयर द नेम ऑफ द पे इज ब्लैंक, यही हम समझे, ठीक है। या फिर वेयर द नेम ऑफ द पे इज स्पेसिफाइड विद वर्ड्स और बियरर। जैसे मान लो मैंने लिखा कि भाई ये आदित्य को या डॉक्यूमेंट के बेयरर को पे करो, यानी कि बेयरर मतलब होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट को। नंबर 3 लिखा है वेयर द लास्ट एंडोर्समेंट इज इन ब्लैंक। एंडोर्समेंट इन ब्लैंक मतलब क्या होता है, जिसमें पार्टी का नाम। अब आपको चीजें समझ आ रही है कि अपन ने एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, एंडोर्समेंट इन फुल, ये सब पढ़ा था, और मैंने कहा था कि यार कहीं कहीं इस्तेमाल होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, वो इधर काम आ रहा है अपन को। यहाँ पे जैसे एंडोर्समेंट इन ब्लैंक तो एकदम से क्लिक हुआ ना, अच्छा यार ये तो वो डिस्कस किया था वही है। और आगे देखो, सच इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड बाय मेयर डिलीवरी, ये भी हमने बात किया था कि या तो सिर्फ डिलीवरी से होता है या साइन एंड डिलीवरी से होता है। यहाँ पर तो अपन ने वो जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए ना, वो अब थोड़ा सा ये डेफिनेशंस को या अपन पार्ट आगे पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा आसान बना देने वाला है। तो लिख चुके हैं। नेक्स्ट लिखो, बेरर के बाद आपका ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ले लो जी। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और डर, और डर इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में लिखे आप, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, it is an instrument which is payable to a person, which is payable to a person or payable to a person by his order, or where the last endorsement is in full। सच इंस्ट्रूमेंट, क्या लिखना है, सच, झूठ नहीं लिखना है कुछ। सच इंस्ट्रूमेंट such instrument can be such instrument can be negotiated by endorsement endorsement मतलब साइन एंड डिलीवरी। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज पेबल टू अ पर्सन और बाय ऑर्डर, बाय हिज ऑर्डर। या तो मैंने आप एक डॉक्यूमेंट लिख के दिया कि भाई ये 50,000 रुपए इनको मिलना चाहिए, या फिर ये जिसे कहे उसे मिलना चाहिए, लेकिन ये जिसे कहे उसका नाम होना चाहिए, पार्टी का नाम लिखा होना जरूरी है। तो बाय हिज ऑर्डर, उसके बाद वेयर द लास्ट एंडोर्समेंट इज इन फुल। लास्ट एंडोर्समेंट में पार्टी का नाम लिखा हुआ है। अगर लास्ट एंडोर्समेंट खाली होता तो कागज घूमता। यस, अंगूठा दे देना जो जो लिख चुके हैं। आपको एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि बताओ बच्चों बताओ, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पूछ लिया जाता है, ये तो मैं बोलना ही नहीं चाहिए, सॉरी, ये तो पहली बार है ना आपके लिए तो। लेकिन इंटर में कभी ऐसा
मतलब वैसे इंटर लेवल पे ना ये एक्सपेक्टेशन नहीं रहती कि यार ये पुच्चू क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ बच्चों बताओ ये दोनों क्या होता है। लेकिन कभी ऑर्डर या बेयरर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अगर एक 3 नंबर का टुकड़ा आ गया ना कि ऑर्डर और बेयरर इंस्ट्रूमेंट क्या समझता है, तो बड़े आसानी से लिख सकते हैं अपन। अरे हाँ। अब बात आती है कि कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। ऐसे तो हमें लिखना नहीं आता, अब इस पर कोई मदद नहीं की जा सकती, ये तो तैयारी आपको करनी है। क्लियर है? हाँ चलो, नेक्स्ट लिखो, इन लैंड इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, इसमें से कौन सा एक मैं लिखाऊं? मैं फॉरेन लिखा दूं, आप इनलैंड लिख लोगे? मैं फॉरेन लिखा देता हूं। अरे, एनी इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अब इनलैंड आप कर लोगे, मैं कौन सा लिखाऊं? इनलैंड मैं लिखाऊं और फॉरेन आप लिखोगे? दोनों मैं लिखाऊं? हाँ, पैसा दिया रे तेरे को। हाँ लिखा तो भाई साहब। चलो लिखो, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। अरे सीधा पकड़ना पड़ेगा पेन, ये देखो इस बार सीधा पकड़ा है। तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट में लिखना। अब प्रोमिसरी नोट, मैं प्रोमिसरी नोट शॉर्ट में लिख रहा हूं, पर आप फुल में लिखना अगर आप नहीं समझ सकते हैं कि पीएन क्या है, आज से 4 दिन 6 दिन 10 दिन बाद। पीएन मतलब प्रोमिसरी नोट है, ठीक है। अब प्रोमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ओ आर, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज ओ आर चेक, ड्रॉन, ड्रॉन और मेड, मेड इन इंडिया, ड्रॉन और मेड इन इंडिया, एंड, एंड क्या हो गया जी? एंड हुआ जी एक, मेड पेबल इन इंडिया, मेड पेबल, पेबल इन इंडिया। और भाई या तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो, या फिर और ड्रॉन अपॉन, अपॉन एनी पर्सन, एनी पर्सन रेसिडेंट any person resident in India, any person resident in India shall be, shall be deemed to be an inland instrument, deemed to be an inland instrument। ये डेफिनेशन समझ में आ रही है जो अपन ने डिस्कस किया? वही है कि कोई प्रोमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज या कोई चेक भारत में लिखा गया है, एंड यानी कि भारत में लिखा होना तो प्री कंडीशन है, एंड फिर इन दोनों में से कोई एक शर्त पूरी कर दे, मेड पेबल इन इंडिया और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी। क्लियर है क्या? यस yes? अच्छा, इसको एक ऐसे भी, बाकी इतना ठीक है, ऐसे ही ठीक है कि एक फोटो बना के भी तो लिख दो, डायग्राम से भी बताऊं क्या? ऐसे ठीक है क्या? हाँ ठीक है। तो लिखें, इसके आगे लिखें एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट remains inland, an inland instrument remains inland even if has been endorsed, has been endorsed in a foreign country,
अरे भाई कोई इंस्ट्रूमेंट ये तय हो गया कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, अब उसे जिधर मर्जी एंडोर्स करते फिर वो रहेगा तो इनलैंड ही। अरे हाँ यहाँ, हाँ, मराठी मुलगी अगर महाराष्ट्र से बाहर भी जाएगी तो रहेगी तो मुलगी। अरे हाँ, मतलब रहेगी तो मराठी। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट लिखो, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट लिखो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की क्या लिखे डेफिनेशन? लिखो अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इज वन, फॉरेन फॉरेन इंस्ट्रूमेंट लिखो, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इज वन, foreign instrument is one which is not an inland instrument, which is not an inland instrument। यानी कि अब ये लिखाने की जरूरत तो नहीं है ना कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो भारत के बाहर लिखा गया है। अपन ने बात कर लिया कि जो इनलैंड नहीं वो फॉरेन, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि इनलैंड पहचान लो, अगर इनलैंड है तो इनलैंड और नहीं है तो फॉरेन, तो उसको ज्यादा लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए मैं आपको डायग्राम से अलग से समझा दूंगा बाद में। क्लियर है? पराठे बस अभी खाने जा रहा हूं बेटा। सर जी पंजाबी में खाने में सबसे फेमस चीज क्या है? फेमस चीज तो यार मक्के दी रोटी सरसों का साग आप खाए हो? और उसके ऊपर ना उसके साथ में गुड़ होता है और वो व्हाइट मक्खन होता है। व्हाइट मक्खन समझ रहे हैं? ऐसे रिड़क के निकालते हैं ना। तो हम हमारे तो नाश्ते में वैसे वही, अगर घर पे रहते हैं ना तो मक्खन ही मक्खन खाते हैं, मतलब हमारा पराठा ही नहीं दिखता। आप कभी हमारे घर पे नाश्ता करो तो आलू पराठे होंगे, आपको पराठा दिखेगा ही नहीं। व्हाइट मक्खन जो रिड़का हुआ होता है ना, वो वाला मक्खन हम लोग प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं। अब वो कभी मिलता है जैसे यहाँ तो प्रश्न नहीं उठता कि मिल जाए। फिर यहाँ मिलती है लस्सी जो कि मैं भी पीने जा रहा हूँ तो यही होता है नाश्ते में, और क्या होता है? साला तुमको नाश्ते की पड़ी है, यहाँ पे इंग्लैंड फॉरेन में घूम रहे हैं चलो, तो मैं ऐसा मान के चलूं कि आज का डिस्कशन जितना हुआ ठीक से है, बाकी बेइज्जतियां कराएंगे कल। चलिए तो आज के लिए इतना ही, आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। अब आप एक ब्रेक ले लो, 10 मिनट बाद आपका दूसरा क्लास होगा। चलिए, जय श्री कृष्ण।